नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का प्रौद्योगिकी प्रदर्शन पूरा किया। केरल का कोझिकोड औपचारिक रूप से यूनेस्को की सिटी ऑफ लिटरेचर सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बना। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पर आई थी। साइट कार्यक्रम के तहत ग्रीन अमोनिया की बिडिंग के लिए आवंटन बढ़ाया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र नितल प्राधिकरण की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की इंडस एक्स पहल का 1 वर्ष पूरा हुआ। चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV का प्रौद्योगिकी प्रदर्शन पूरा किया। RLV LEX-01 और RLV LEX-02 मिशन की सफलता के बाद इसरो ने RLV लैंडिंग एक्सपेरिमेंट LEX के अंतिम परीक्षण में लगातार तीसरी बार सफलता हासिल की है। RLV LEX सीरीज का तीसरा यानी RLV LEX-03 और आखिरी परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में किया गया था। RLV LEX दरअसल RLV प्रौद्योगिकी प्रदर्शन कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पूरी तरह से फिर से उपयोग योग्य प्रक्षेपण यान यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल हेतु आवश्यक प्रौद्योगिकियां विकसित करना है। इससे अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपण की लागत कम हो जाएगी। इसके तहत हाइपरसोनिक फ्लाइट यानी HEX-01 मिशन 2016 और 3 ऑटोनॉमस लैंडिंग LEX मिशनों सहित प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशनों की एक सीरीज आयोजित की गई थी। साथ ही RLV ऑर्बिटल री एंट्री एक्सपेरिमेंट ORE की योजना भी बनाई गई है। खबर की बेहतर समझ के लिए चलिए RLV LEX-03 के बारे में विस्तार से बात करते हैं। इस मिशन में अंतरिक्ष से वापस लौटने वाले यान के लिए हाई स्पीड लैंडिंग स्थितियों का अनुकरण किया गया। ये परीक्षण पुष्पक नामक विंग्स युक्त यान के माध्यम से किया गया। परीक्षण के दौरान पुष्पक स्वतः रनवे पर पहुंचा और उसने सटीक हॉरिजॉन्टल लैंडिंग की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 वर्टिकल लैंडिंग करता है, जबकि पुष्पक विंग्स की सहायता से हॉरिजॉन्टल लैंडिंग करता है। चलिए अब विस्तार से इसरो के RLV प्रौद्योगिकी प्रदर्शक यानी RLV-TD यान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। RLV-TD को हाइपरसोनिक फ्लाइट, ऑटोनॉमस लैंडिंग, रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट, पावर्ड क्रूज फ्लाइट जैसी अलग अलग प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन करने के लिए फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में कार्य करने हेतु कॉन्फ़िगर किया गया है। इसमें यान का मुख्य ढांचा एक नोज कैप, डबल डेल्टा विंग्स और ट्विन वर्टिकल टेल्स होती हैं। इन सभी के कारण ये एक विमान की तरह दिखाई देता है। RLV-TD को भारत के 2 चरणों वाले रीयूजेबल कक्षीय प्रक्षेपण यान का पहला चरण बनाने के लिए विस्तारित किया जाएगा। RLV-TD कार्यक्रम के तहत पिछले प्रयोगों पर भी एक नजर डालते हैं। RLV-TD HEX-01 मिशन 2016 इसके जरिए इसरो ने स्वायत्त नेविगेशन, मार्गदर्शन एवं नियंत्रण, रीयूजेबल थर्मल सुरक्षा प्रणाली और री एंट्री मिशन प्रबंधन का प्रदर्शन किया था। RLV LEX-01 2023 और LEX-02 मार्च 2024 मिशन। इन मिशनों ने अंतरिक्ष से वापस आने वाले यान की हाई स्पीड ऑटोनॉमस लैंडिंग हेतु आवश्यक नेविगेशन, नियंत्रण प्रणाली, लैंडिंग गियर और अवमंदन प्रणाली के क्षेत्रों में स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित किया था। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। केरल का कोझिकोड औपचारिक रूप से यूनेस्को की सिटी ऑफ लिटरेचर सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बना। सिटी ऑफ लिटरेचर सूची में औपचारिक रूप से शामिल होने के अवसर पर केरल ने हर साल 23 जून को कोझिकोड में सिटी ऑफ लिटरेचर दिवस मनाने की घोषणा की है। गौरतलब है कि अक्टूबर 2023 में यूनेस्को ने कोझिकोड को भारत का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया था। इस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN की साहित्यिक श्रेणी में रखा गया था। कोझिकोड के बारे में बात करें तो कोझिकोड या कालीकट शहर मालाबार तट पर स्थित है। माना जाता है कि कैलिको शब्द की उत्पत्ति कालीकट से हुई है। कैलिको हाथ से बुने हुए महीन सूती वस्त्र को कहा जाता है।
आइए अब कोझिकोड के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मध्यकाल में इस पर समूतिरियों यानी जमोरिनों का शासन था। यहूदियों, अरबों, फोनेशियन और चीन के लोगों के साथ 500 से अधिक वर्षों से काली मिर्च एवं इलायची जैसे मसालों का व्यापार होने के कारण इसे मसालों का शहर भी कहा जाता है। रेहला के लेखक इब्न बतूता ने 14वीं शताब्दी में कोझिकोड शहर की यात्रा की थी। पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा और फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने 15वीं शताब्दी में कोझिकोड शहर की यात्रा की थी। कोझिकोड का वर्तमान में क्या महत्व है, इस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। यह शहर केरल में साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र है। यहाँ 500 से अधिक पुस्तकालय और 70 से अधिक प्रकाशक मौजूद हैं। इस शहर में साहित्य के अध्ययन की समृद्ध परंपरा भी मौजूद है। 2012 में इस शहर को मूर्तियों का शहर अर्थात शिल्प नगरम का दर्जा दिया गया था। यह दर्जा इस शहर के अलग अलग हिस्सों में स्थित विविध स्थापत्य मूर्तिकलाओं के कारण दिया गया था। खबर के अंत में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी UCCN के बारे में जान लेते हैं। इसे 2004 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है जिन्होंने रचनात्मकता को संधारणीय शहरी विकास का एक प्रमुख माध्यम बनाया है। शामिल किए गए शहरों की बात करें तो दुनिया भर के 350 शहर इस नेटवर्क का हिस्सा है। शहरों को 7 रचनात्मक श्रेणियों में शामिल किया जाता है। ये 7 श्रेणियां हैं: शिल्प और लोक कला, डिजाइन, फिल्म, पाक कला, साहित्य, मीडिया कला तथा संगीत। महत्व की बात करें तो UCCN दर्जा प्राप्त होने पर शहर को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलती है और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। UCCN में शामिल अन्य भारतीय शहरों में ग्वालियर, चेन्नई व वाराणसी को सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा, मुंबई को सिटी ऑफ फिल्म का, हैदराबाद को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का तथा जयपुर एवं श्रीनगर को सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स का दर्जा प्राप्त है। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पर आई थी। इस यात्रा के चलते भारत और बांग्लादेश ने डिजिटल, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी, लघु उपग्रह परियोजना जैसे कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए। इस खबर को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले भारत के लिए बांग्लादेश के महत्व को बारीकी से समझना होगा। भौगोलिक निकटता के नजरिए से देखा जाए तो भारत बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। इसलिए सीमा पार आतंकवाद, मानव तस्करी और अवैध व्यापार को रोकने के लिए बांग्लादेश का सहयोग जरूरी है। बांग्लादेश भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों और हिंद महासागर तक आसान पहुंच प्रदान करता है। अखोरा अगरतला सीमा पार रेल लिंक इसका एक बेहतर उदाहरण है। अब समझते हैं क्षेत्रीय एकीकरण यानी रीजनल इंटीग्रेशन के बारे में। दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रों के बीच संपर्क बढ़ाने में बांग्लादेश की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। ट्रांस एशियन रेलवे बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल यानी BBIN मोटर वाहन समझौता जैसी पहलें इसका एक बेहतर उदाहरण है। इसके अलावा बांग्लादेश भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय परियोजना में शामिल होने का भी इच्छुक है। इतना ही नहीं, नेपाल भारत की ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली निर्यात कर रहा है, जो ऊर्जा क्षेत्र में उप क्षेत्रीय सहयोग का पहला उदाहरण है। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं और क्षेत्रीय नेतृत्व के लिए भारत के विजन को समझते हैं। बांग्लादेश भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विजन सागर और इंडो पैसिफिक विजन का केंद्र है। साथ ही बांग्लादेश के साथ संबंधों को मजबूत करने से भारत को हिंद महासागर में चीन की आक्रामक उपस्थिति के बीच बंगाल की खाड़ी में अपना प्रभाव बनाए रखने में मदद मिलती है। भारत के लिए बांग्लादेश आर्थिक रूप से कैसे जरूरी है, इस पर भी एक जानकारी प्राप्त करते हैं। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। साथ ही भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। वित्त वर्ष 2022-23 में दोनों देशों के बीच 15.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास भागीदार भी है। इतना ही नहीं, भारत ने बांग्लादेश के लिए ऋण सहायता बढ़ा दी है और दोनों देशों के बीच भारतीय रुपये में व्यापार शुरू हो गया है।
चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। SIGST साइट कार्यक्रम के तहत ग्रीन अमोनिया की बिडिंग के लिए आवंटन बढ़ाया गया। SIGST साइट कार्यक्रम के मोड 2A के तहत बिडिंग के लिए उपलब्ध क्षमता को 5,50,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 7,50,000 टन प्रति वर्ष कर दी गई है। गौरतलब है कि SIGST साइट कार्यक्रम के मोड 2A के तहत चयनित बिडर यानी बोलीदाता को उत्पादित और आपूर्ति किए गए ग्रीन अमोनिया पर 3 वर्षों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साइट यानी स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन कार्यक्रम नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन यानी NGHM का हिस्सा है। इसके अलावा साइट कार्यक्रम के मोड 2A के तहत ग्रीन अमोनिया उत्पादन की खरीद के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। उर्वरक क्षेत्र से ग्रीन अमोनिया की मांग में वृद्धि को देखते हुए यह आवंटन बढ़ाया गया है। खबर के शुरुआत में ग्रीन अमोनिया के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। इसके उत्पादन की बात करें तो ग्रीन अमोनिया उत्पादन प्रक्रिया अक्षय ऊर्जा पर निर्भर करती है। ग्रीन अमोनिया बनाने का एक तरीका पानी से हाइड्रोजन और वायु से नाइट्रोजन प्राप्त करके उनका उपयोग करना है। गौरतलब है कि पारंपरिक अमोनिया हाइड्रोजन और ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है, इसलिए इसे ब्राउन अमोनिया कहा जाता है। आइए अब ग्रीन अमोनिया के महत्व को जान लेते हैं। पहला महत्व है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम होना। पारंपरिक अमोनिया उत्पादन तकनीक में प्रति टन अमोनिया से लगभग 2 टन CO2 उत्सर्जित होता है। इसके अलावा संधारणीय ईंधन ग्रीन अमोनिया का उपयोग हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार यह हाइड्रोजन के दक्षता पूर्वक परिवहन और भंडारण को संभव बनाता है। और अंत में ऊर्जा उत्पादन ऊष्मा व बिजली उत्पादन के लिए बॉयलर, टरबाइन या इंजन में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। गौरतलब है कि नवीकरणीय ऊर्जा प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित रसायनों के अन्य रूपों की तुलना में अमोनिया में उच्चतर ऊर्जा घनत्व होता है। मुख्य चुनौतियों की बात करें तो नई अवसंरचनाओं के विकास की जरूरत है। नवाचार और निवेश की भी आवश्यकता है। आपको बता दें कि इन दोनों वजहों से ग्रीन अमोनिया महंगा हो जाता है। खबर के अंत में अमोनिया यानी NH3 पर भी एक महत्वपूर्ण नजर डाल लेते हैं। इसे हैबर बॉश प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाया जाता है। आपको बता दें कि लगभग 70% अमोनिया का उपयोग उर्वरकों के लिए किया जाता है। शेष अमोनिया का उपयोग प्लास्टिक उत्पादन, विस्फोटक और सिंथेटिक फाइबर बनाने जैसी औद्योगिक गतिविधियों में किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन अमोनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। अमोनिया के वैश्विक उत्पादन में चीन की 30% हिस्सेदारी है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, भारत, रूस और मध्य पूर्व का स्थान है। इसी के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र नितल प्राधिकरण ISA की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र नितल प्राधिकरण यानी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ISA की स्थापना 1994 में की गई थी। इसे संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय यानी UNCLOS के लागू होने पर स्थापित किया गया था। ISA की स्थापना संसाधन आवंटन में समानता के आधार पर मानवता के कल्याण के लिए ग्लोबल कॉमन्स का प्रबंधन करने हेतु किया गया है। इस मामले में यह अपनी तरह का इकलौता अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ग्लोबल कॉमन्स के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि स्वच्छ हवा और पानी, जैव विविधता, संरक्षित वन, भूमि, महासागर तथा स्थिर जलवायु। चलिए खबर की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र नितल प्राधिकरण ISA के बारे में जान लेते हैं। ISA एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और UNCLOS द्वारा मानव जाति के साझा लाभ के लिए राष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों से परे समुद्र नितल के खनिज संसाधनों का प्रबंधन करने हेतु अधिकृत है। इसके अधिकार क्षेत्र में विश्व के महासागरों के कुल क्षेत्रफल का लगभग 54% हिस्सा आता है। इसका कार्य सभी अन्वेषण गतिविधियों के संचालन और गहरे समुद्र के खनिजों के दोहन को विनियमित करना, गहरे समुद्र नितल से संबंधित गतिविधियों के हानिकारक प्रभावों से समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा करना और समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है। इसका मुख्यालय किंगस्टन, जमैका में स्थित है
और इसके सदस्य देशों में भारत सहित 168 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि UNCLOS की अभिपुष्टि करने वाले सभी राष्ट्र खुद से ही अंतर्राष्ट्रीय समुद्र नितल प्राधिकरण के सदस्य बन जाते हैं। इस प्राधिकरण की कुछ पहलों के बारे में भी विस्तार से चर्चा करते हैं। सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक के समर्थन में समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य योजना शुरू की गई है। सतत समुद्र नितल ज्ञान पहल आरंभ की गई है। इसके तहत गहरे समुद्र की 1000 से अधिक नई प्रजातियों की जानकारी जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्षेत्रीय पर्यावरण प्रबंधन योजनाएं REMPs शुरू की गई हैं। क्लैरियन क्लिपर्टन जोन CCZ के लिए पहली REMP की सफलता के बाद यह प्राधिकरण मध्य अटलांटिक कटक, हिंद महासागर और उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर के लिए अतिरिक्त REMPs विकसित कर रहा है। खबर को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं और भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्र नितल प्राधिकरण यानी ISA के संबंधों को जानते हैं। भारत उन 38 देशों में से एक है जिनका ISA में स्थायी मिशन है। हाल ही में भारत ने ISA के समक्ष हिंद महासागर के 2 क्षेत्रों में समुद्र नितल अन्वेषण के लिए 2 आवेदन भी किए थे। ये आवेदन कार्लसबर्ग रिज में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड की खोज से और अफानसी निकितीन सीमाउंट की कोबाल्ट समृद्ध फेरोमैग्नीज क्रस्ट्स की खोज से संबंधित थे। वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो भारत के पास हिंद महासागर में खनिज की खोज के लिए 2 अनुबंध, पहला मध्य हिंद महासागर बेसिन में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स की खोज से और दूसरा हिंद महासागर कटक में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड की खोज से संबंधित है। आइए अब रुक करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की इंडस एक्स पहल का 1 वर्ष पूरा हुआ। इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम यानी इंडस एक्स को जून 2023 में इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यानी ICET के तहत शुरू किया गया था। गौरतलब है कि इंडस एक्स पहल का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा नवाचार में सहयोग को बढ़ाना है। इंडस एक्स पहल अमेरिकी और भारतीय रक्षा कंपनियों, इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स, निवेशकों तथा विश्वविद्यालयों के बीच साझेदारी को बढ़ाने में मदद करती है। इंडस एक्स की उपलब्धियों की बात करें, इसने खुफिया निगरानी एवं टोही, ISR और सेमीकंडक्टर्स जैसे अलग अलग रक्षा डोमेन्स में दोनों देशों की रक्षा कंपनियों के बीच वाणिज्यिक सहयोग बढ़ाया है। इसके अलावा इसने दोनों देशों के बीच नवाचार के संयुक्त वित्त पोषण के तौर तरीके खोजने में मदद की है। इंडस एक्स गुरुकुल यह अमेरिकी और भारतीय रक्षा स्टार्टअप्स के लिए एक एजुकेशन सीरीज है। इस सीरीज में दोनों देशों के स्टार्टअप्स को सरकारी अधिकारियों और उद्योग जगत के लोगों को संवाद करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और अंत में उद्योग जगत और शिक्षा जगत के बीच संपर्क को बढ़ावा। इस पहल ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और लाइसेंसिंग पर उत्कृष्ट कार्य पद्धतियों के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया है। साथ ही नई रक्षा प्रौद्योगिकी डोमेन में अनुसंधान को बढ़ावा देने में भी मदद की है। खबर में आगे बढ़ते हैं और भारत संयुक्त राज्य अमेरिका रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। 2016 में अमेरिका ने भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार का दर्जा दिया था। दोनों देशों ने कई रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जैसे 2016 में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट यानी LEMOA, 2018 में कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट COMCASA, 2019 में औद्योगिक सुरक्षा समझौता और 2020 में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट BECA। इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ICET इसे कई क्षेत्रकों में प्रौद्योगिकी के स्तर पर व्यापक सहयोग बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। इसमें वाणिज्यिक के साथ साथ रक्षा प्रौद्योगिकियों को भी शामिल किया गया है। रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए अमेरिका भारत रोड मैप, जिसका लक्ष्य परस्पर हित के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी सहयोग और संयुक्त उत्पादन बढ़ाने में तेजी लाना है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका रक्षा संबंधों का क्या महत्व है, आइए अब ये समझ लेते हैं। यह संबंध स्वतंत्र, खुला और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के दोनों देशों के रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप है।
यह अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और क्षमताओं के विकास के साथ साथ रक्षा औद्योगिक विकास हेतु भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग चीन के बढ़ते प्रभाव से उत्पन्न सामरिक चुनौतियों से निपटने में सहायक है। इसके साथ ही स्पेस फोर्स व रक्षा में एआई का उपयोग समुद्री डोमेन जागरूकता जैसे रक्षा क्षेत्र के नए डोमेन्स के विकास में उपयोगी है। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारे आज के व्यक्तित्व है संत कबीर दास। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने संत कबीर दास की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। संत कबीर दास के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण एक गरीब मुस्लिम जुलाहा परिवार में हुआ था। उन्हें भक्ति का मार्ग संभवतः उनके गुरु रामानंद ने दिखाया था। उनका संबंध निर्गुण भक्ति परंपरा से था। उनके साहित्यिक कृतियों की बात करें तो उनके पद 3 ग्रंथों यथा बीजक, ग्रंथावली और आदि ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। वे संत भाषा और उलट बांसी भाषा का प्रयोग करते थे। उनके मूल्यों की बात करें तो उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने एक ही ईश्वर और सभी मनुष्यों की समानता के विचारों का प्रचार प्रसार किया। बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। रूस ने भारत के साथ रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट RELOS के मसौदे को मंजूरी दी है। यह समझौता भारत और रूस की सेनाओं को एक दूसरे के सैन्य अड्डों और बंदरगाहों पर लॉजिस्टिक्स एवं सहायता सुविधाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया है। ये सुविधा देश के 21 प्रमुख हवाई अड्डों पर शुरू की जाएगी। हाल ही में 53वीं वस्तु एवं सेवा कर GST परिषद की बैठक संपन्न हुई। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा किया गया है। ये एक संवैधानिक संस्था है। असम के कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची मेला शुरू हो गया है। यहाँ हर साल अम्बुबाची मेला आयोजित होता है। इसे देवी कामाख्या के वार्षिक राजस्वला के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ी पर अवस्थित है। कई विद्वान श्री काकुलम की भूली हुई विरासत की प्रतिष्ठा को फिर से बहाल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आरंभ में इसका नाम चिकाकोल था। इस नाम का इस्तेमाल ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा किया जाता था। प्रवर्तन निदेशालय ने एक मामले में ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के तहत आवश्यक ट्विन टेस्ट को ठीक से लागू नहीं किया है। PMLA की धारा 45 जमानत से संबंधित है। इसके अनुसार जहां लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करता है, वहां जमानत देने के लिए अदालत द्वारा एक ट्विन टेस्ट लागू किया जाना चाहिए। नई दिल्ली स्थित आर्मी अस्पताल ने अपनी तरह का पहला स्किन बैंक खोला है। इस स्किन बैंक का मुख्य कार्य बर्न ट्रीटमेंट सेंटर और पॉलीट्रोमा के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मानव त्वचा प्रत्यारोपण हेतु स्किन प्राप्ति, उसका प्रसंस्करण, संरक्षण और आपूर्ति करना है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बादल फटने से भूस्खलन हुआ है और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बादल फटना वास्तव में किसी जगह विशेष पर अत्यधिक मात्रा में वर्षा होना है। भारत के मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में प्रति घंटा 100 मीटर से अधिक वर्षा होने को बादल फटना कहा जाता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।